हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो फिजिक्स की हमारी जो क्लास नंबर 2 है। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। कल हमने फिजिक्स की फर्स्ट नंबर कल हमने शुरू कर दी हमारे टॉपिक वाइज। जो कल हमने क्लास नंबर 1 कंप्लीट की है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, मात्रक और विमाओं के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी एग्जाम हो सके हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड उतने हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम जो क्या है कि हमारी क्लास सेकंड है और पार्ट सेकंड ही मान लो कि हम वन वन डी यानी कि एक विमीय गति वन डायमेंशन मोशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज इस क्लास के अंदर। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और क्वेश्चन कैसे थे या क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हैं क्वेश्चन, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं आता तो भी हमें बताना कि क्वेश्चन कैसे थे आज की इस क्लास के अंदर। क्वेश्चन के अगर आपको आते हैं तो जल्दी से हमें ज़रूर शेयर करें, इसके अंदर बताएं। और नहीं आए तो आप देखते रहो क्लास को, पूरी पूरी क्लास देखना। आप अपने साइड के अंदर एक पेपर लिख लो, उसके अंदर पेपर में क्वेश्चन नंबरिंग डाल लो 18 तक, 19 17 तक डाल लो। उसके बाद में उन 17 नंबर तक कितने आपके राइट होते हैं उनको मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास का जो सबसे शानदार और एक नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है वह क्या है। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग से एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। t सेकंड के अंतराल के बाद एक अन्य कण उतने ही वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? ए पर्टिकुलर इज projected vertically upward with initial velocity u. After a time interval t second, another particle is projected vertically upward with the same velocity u. Then तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वेग कण समय टी यू बाई जी पर तथा ऊंचाई यू स्क्वायर अपॉन यू जी प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 8 पर मिलेंगे, या फिर वेस टी बराबर यू जी प्लस यू जी अपॉन टी प्लस तथा ऊंचाई यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 8 पर मिलेंगे, या वे मिलेंगे किस पर? यू जी अपॉन टी बराबर यू जी अपॉन यू अपॉन जी प्लस टी बाई 2 पर तथा ऊंचाई यू स्क्वायर यू जी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 8 पर मिलेंगे। यह वे कभी नहीं मिलेंगे। तो हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वही क्या होगा? तो हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या निकालेंगे? यहाँ पे निकालेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमें क्या दे रखा है कि पहले प्रक्षेपी के लिए हम जो h को क्या मानेंगे? h1 मानेंगे। जो हमारी जो ऊंचाई है उसको हम पहले प्रक्षेपी को h1 के मानेंगे, यानी कि h1 इज इक्वल टू क्या होगी? यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर क्या होगी? एच डी। और दूसरे प्रक्षेपी के लिए हम मानेंगे h2। क्या मानेंगे? h2 जो हमारे लिए क्या होगा? जो t है उसका अंतर होगा, क्या होगा? t का जो अंतर होगा और वो भी माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t माइनस टी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे? तो दोनों मिलेंगे तो दोनों एक जगह कहाँ पर मिलेंगे, यानी कि इसको यहाँ से छोड़ा जाता है और यहाँ पे छोड़ा जाता है। जब ये दोनों एक जगह मिलेंगे तो ये क्या होंगे? तो ये बराबर होंगे। क्या होंगे? तो ये हमेशा ही बराबर ही होंगे। तो बराबर होंगे तो बराबर होने पर यानी कि ये h आ जाएगा, यहाँ पे h की जो वैल्यू होगी। तो बराबर होंगे तो इन दोनों समीकरण को हम यही कर देते हैं बराबर। मान लो आपने इसे को यहाँ पे बराबर कर दिया। अब इसका जो पूरा जो सॉल्यूशन है वो ऐसे कर देंगे हम, यू टी प्लस 1/2 जी टी 1/2
1/2 जी टी स्क्वायर बराबर 2 जी टी का टी। तो फिर हम इसको यहाँ पे जो हमारे पास जो टी है वो कितना आएगा, तो u अपॉन जी प्लस टी बाई 2। तो हमारा यहाँ पे ये आ गया, क्या आ गया, तो हमारे पास समय तो आ गया u अपॉन जी प्लस टी बाई 2। यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या नहीं बैठ रहा है, तो यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर डी भी, यानी कि हमें u बाई जी टी बाई 2 मिल गया है टी का बराबर। अब ऑप्शन बी और सी में से कौन सा राइट आंसर होगा, उसके लिए हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, ऊंचाई। और ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए हम जो इसकी जो वैल्यू है कौन सी है, जो ये हमारे पास टी की जो वैल्यू है ये उसको हम कहाँ रखेंगे, जो हमारे पास टी की जो वैल्यू है ये टी वाली हम h1 के अंदर लिख लेते हैं, जहाँ से हमारे को क्या ऊंचाई, क्योंकि ये बराबर है तो हम h1 के अंदर जब इसकी वैल्यू यहाँ पे इसका मान रखेंगे किसका, तो यह हो जाएगी जो ऊंचाई निकलेगी हमारे पास, जब इसको हम इस टी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, h1 के अंदर। जब हम इस, एक सेकेंड ब्लिक कर देता हूँ फिर दिख रहा है, जब हम इस t की जो वैल्यू है तो h1 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या होगा कि जो u अपॉन जी है, जो u अपॉन जी है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि t की वैल्यू आने पर -1/2 और g का g आ जाएगा। फिर यहाँ पे टी स्क्वायर कर रखा है तो हम इसका क्या कर लेंगे, इसका तो हम इसका करेंगे टी स्क्वायर अपॉन 4, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे तो माइनस का है, कहाँ पर है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इस माइनस के चिन्ह का यहाँ पे रहेगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो ऐसे हमारा यहाँ से क्या आएगी, h की वैल्यू भी निकल आएगी। वो कैसे आएगी, जैसे हमारे को यहाँ पे u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 8, तो यह इसका क्या हो गया, ये इसका राइट आंसर आ गया। तो हमारे पास अब हमें प्लस माइनस का में अंतर देखना था, तो हमारे पास प्लस माइनस के अंदर देखो यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे माइनस है, तो हमें माइनस वाला चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक होगा, राइट होगा, आंसर होगा किसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पहला राइट आंसर होगा सी। क्या होगा, सी इसका एकदम सटीक और राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वह क्या कहता है कि एक कण 25 मीटर भुजा वाले वर्ग की भुजाओं ए बी बी सी सी डी के अनुदिश 15 सेंटीमीटर पर इनवर्स के वेग से गति कर रहा है, इसका औसत वेग ज्ञात करना है। वह 15 मीटर सेकंड इनवर्स होगा, या फिर 15 मीटर पर सेकंड, या 7.5 मीटर पर सेकंड, या फिर 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो राइट आंसर होगी क्या होगा, यानी कि पूछा क्या हमें औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है कि हम निकालते हैं यहाँ से औसत वेग। औसत वेग होता है क्या, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा लिया गया समय। क्या होता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है, टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस। पहले आइए टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप विस्थापन भी लिख सकते हो, इसलिए मैं इसको छोटा लिख देता हूँ, यहाँ डिस्टेंस ही, डिस्प्लेसमेंट ही लिख देता हूँ, जिससे कि ज़्यादा बड़ा ना हो, एग्जैक्ट और समय टाइम पर हो जाए, और लिया गया समय, यानी कि यहाँ पे टाइम आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा, टाइम। तो हमें दे क्या रखा है, तो हमें 25 मीटर भुजा वाले वर्ग की चारों मेर से, इन्हें चारों तरफ से, यह कोई 25 सेंटीमीटर, जो 25 मीटर की भुजा वाला जो है वर्ग है, इसकी वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो इससे चारों तरफ 15 मीटर पर इनवर्स के वेग से अगर गति करेगा तो उसके लिए क्या पूछ रखा है, तो उसके लिए हमें दे रखा है कि उसकी टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी कैसे आएगी, तो इसके अंदर इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा, बाजू नहीं, भुजा, यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर, तो ये होगा भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे
यानी कि 25 है, 25 का तो स्क्वायर कितना 5, यानी कि हमारे को सिर्फ एक की वैल्यू कितनी है 5 आ गई। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो हमें 15 मीटर जो वेग दे रखा है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, ए से, जो कितना है 15 यानी 15 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75, कितना आएगा तो 75 आ गया इसको मल्टीप्लाई करने से। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि जब हम क्या कुल टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना है, तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर, कितना 25 मीटर वर्ग, यानी कि चारों तरफ है इसलिए। और हम फिर निकालेंगे हमने 15/75/15, यह आ गया लिया गया समय। टाइम कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, उससे हम यहाँ पे समय निकालेंगे। चाल ऊपर आ गई, नीचे समय आ गया, यानी कि उसके चाल बराबर दूरी बटा समय, जो दूरी और समय आ गया, चाल आ गई। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको हम ऊपर ले जाने के बाद इसको करेंगे 5 मीटर पर सेकंड, तो हम इसे सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमारे का कहने का मतलब है राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा डी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। मुझे जितना बताया कि जो क्लास देख रहा है उसको यह क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आया समझ में, तो अब आ गया, लेकिन जब उसने क्वेश्चन किया तब उसे समझ नहीं आया कि कैसा क्वेश्चन है। तो हमारे को यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो गया ना वो आ गया 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत शानदार है, एक पोस्ट के अंदर कुछ ऐसे ही टाइम टेकन वाले क्वेश्चन कुछ इसी तरह के होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है कि क्या दे रखा है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी एस प्रथम 1/3, द्वितीय 1/3 तथा तृतीय 1/3 दूरी को चालें, जो जिनकी चाल क्या v, 2v और 3v है। इसकी जो औसत चाल है, कितनी औसत चाल यानी कि एवरेज जो डिस्टेंस है, स्पीड है, वह पूछा जा रहा है। तो हम इसकी जो औसत चाल होती है वह क्या निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या होगी इसकी औसत चाल। जबकि हमें क्या क्या दे रखा है, तो एस हमें दूरी दे रखी है जिसको हम क्या मान लेंगे, एस को दूरी दे रखी है, और हमें जो चालें हैं वह कितने दे रखी, v, 2v और 3v। इसी प्रकार जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसी प्रकार हम इसी क्वेश्चन को यहीं पर ऐसे ही कर देते हैं। जैसे कि जो क्या होती है स्पीड, v एवरेज, क्या होगा v एवरेज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगी कुल दूरी जो है हमारे पास है s है, s लिखो या x लिखो, x भी मान सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। बस चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब हमारे पास है क्या, नहीं टाइम नहीं है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो चाल, तो हम यहाँ पे जो टाइम है वो इस प्रकार निकालेंगे कुछ इस तरीके से। पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक सेकंड, ये अगर उधर जाएगा अच्छा यहाँ पे हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको। आप एक बार ऑप्शन को देख लो, जैसे कि v होगा, 2v होगा, 18/11v होगा या 18/v होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसको करते हैं सोल्व। जैसे मैंने क्या बता रखा हूँ कि जो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, क्या होता है, चाल बराबर, चलो वहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम यहाँ पे हमें देख क्या रखा है, तो हमको एस यानी कि स्पीड चाल, जिसको हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसको और इसको अगर एस हमें दूरी दे रखी है तो उसको एस मानेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको क्या, इसको हम लिखेंगे किसको, चाल को लिखेंगे यहाँ पे x, और दूरी को s है, और इसके नीचे समय। दो टाइम हमें ज्ञात नहीं है तो हम यहाँ से टाइम ज्ञात करेंगे, तो s/x लिख लेंगे। तो ये x/x यानी कि यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। अब
एक्स जो हमारे पास क्या है वी एवरेज है। वी एवरेज क्या होती है, वी एवरेज होता है जो वी ऐसे नहीं वी एवरेज होता है कुल दूरी बटा लिया गया समय। कुल दूरी बटा लिया गया समय। तो हमारे पास जो कुल दूरी है वह कितनी है, तो हम यहाँ पे दूरी को क्या मान रखे हैं, तो एस मान रखे हैं। और हमारे पास जो लिया गया समय है, हमने यहाँ पे समय एस क्या लिखा है हमारे को चाल, उसके अंदर हमने क्वेश्चन में हमें चाल दे रखी है। सॉरी देखो यहाँ पे देखो चाल हमने दे रखी है ना कि 3 चालें V2V और 3V। तो हम इन चालों का यूज करेंगे, यानी कि हम किसकी जगह, तो हम करेंगे किसकी जगह यूज, तो हम x की जगह कहाँ पे x की जगह V2V और V3 3 चालें दे रखी है V, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। और फिर हमारे पास जो दूरी है, हम दूरी को s भी मान सकते हैं x भी मान सकते हैं, तो हम इसको S/V प्लस x/3 यानी कि S/3V, एक सेकेंड ये पासवर्ड, S/3/V प्लस यानी ये 2V हो जाएगा ना, S/3/3V। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको कंप्लीटली सोल्व करने के बाद 18/11V ये हमारी एवरेज आ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो हमारे किस क्वेश्चन में ये राइट आंसर आ गया, हमारा एकदम सटीक और राइट आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो हमारी क्वेश्चन किस में दे रखा है कि जैसे हमें चाल बराबर दूरी बटा समय दे रखा है, इस सूत्र से हम कर लेंगे S/V। अगर हमको अलग अलग V के हिसाब से दे रखा है तो हम 3 दे रखा, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कुल समय कितनी चालें हैं उनके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी निकालना है यहाँ पे, तो कुल दूरी तो हमारे S दे रखी है, लेकिन लिया गया समय यहाँ पे हमने जो समय निकाला है यानी कि हमें 3 चालें दे रखी है, तो समय भी 3 भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे V3 का यहाँ लगाएंगे कहाँ पे S/3 के अंदर इसका भाग लग जाएगा। फिर नीचे जो हमारे पास V एवरेज आ रहा है उसको हम इसके अंदर साथ के साथ लिखते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं क्या, तो हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 18/11। क्या होगा 18/11। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो सी है वह एकदम सटीक होगा, राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है कि एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है यदि h ऊंचाई ऊपर जाने में तथा नीचे आने में जो समय लगता है, मतलब h टाइम होता है ऊपर जाने में और उसको वापस नीचे आने में t1 तथा t2 है, तो प्रक्षेपण वेग है। जो प्रक्षेपण वेग क्या होता है v बराबर h बराबर क्या होता है h बराबर हम प्रक्षेपण जो वेग होता है वो किसे ज्ञात नहीं करते हैं, तो v बराबर √2gh होता है। तो ऊपर जाने में और नीचे आने में जो लगता समय है, जो t1 तथा t2 को ऊपर जाने में और तथा नीचे आने में जो कुल लगने वाला जो उड्डयन काल होता है वह कितना होता है, तो वह होता है t1 प्लस t2, यानी कि यह होता है 2u/g। क्या होता है 2u/g, यह होता है कुल, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने उड्डयन काल पर डाल रखा है कि t बराबर 2u sin θ/g, जो इसमें कुल पूछ रहा है यानी कि साइन की वैल्यू ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो 2u/g हो गया। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे समीकरण में लिखेंगे किससे, इस समीकरण में यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे हमें u काटना है, u निकालना है, तो इसको g को हम यहाँ पे इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और t1 प्लस t2 यहाँ पे हमारा, और फिर बाद के अंदर u को इसके नीचे लिख देंगे। इसे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो वह हमारा होगा डी। क्या होगा, तो डी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी एकदम, जैसे जी T1 प्लस T2, जो बाकी के राइट आंसर नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि इसको किसी कण का विस्थापन समय के साथ जो संबंध है, वह यहाँ पे क्या है, समय के साथ संबंध के अनुसार परिवर्तित है। किस संबंध के अनुसार है, तो मेरे को संबंध में नहीं दे रखा है, तो यहाँ से इसको हटा दो। चलो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, नहीं दे रखा है, इसके अंदर भी नहीं दे रखा है, लेकिन इसके अंदर जो संख्या है वह दे रखी है। किस में दे रखी है, यदि किसी कण का जो विस्थापन कितना है, मीटर पर सेकंड है, तो s 2 सेकंड तथा 5 सेकंड के बीच कण का जो औसत त्वरण होगा, क्या दे रखा है, तो औसत त्वरण, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो हम क्या बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे, तो इसका हम औसत त्वरण निकालना है। हमें दे क्या रखा है, एक मिनट अभी देखता हूँ इसको मैं सॉल्व, इस क्वेश्चन मार्क की जगह चिन्ह हटा देता हूँ। यहाँ पर है 10 मीटर, क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिख लेते हैं 10, ये लो यहाँ पे हटा दो उसको, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड तथा 5 सेकंड के बीच जो कण का क्या औसत त्वरण निकालना है, क्या निकालना है, तो औसत त्वरण। तो हम यहीं भी निकाल सकते हैं और यहीं भी निकाल देते हैं, अगर आपको कहाँ, चलो हम यहीं पे निकाल देते हैं, क्योंकि जैसे स्लाइड चेंज होएगी ब्लैक से वाइट पर आएगी तो आपका क्या ध्यान एक जगह हो जाएगा, आपकी जो आंखें है ना, आपके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता, उनसे आपको यहाँ पे फोकस हो जाएगा एकदम से वापस स्लाइड चेंज होते ही। इसलिए मैं इस स्लाइड को वाइट ब्लैक करके रखा हूँ। औसत त्वरण, जिसे आपका कहना है ध्यान भटकता नहीं। औसत त्वरण क्या होगा, औसत त्वरण होगा, क्या होता है औसत त्वरण, जैसे कि मैं क्लास लूँगा तो बता दूंगा, और इसे अगर आप पढ़े हो तो वो होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन लिख लो, या फिर डेल वी अपॉन डेल टी लिख लो। क्या लिख लो, चलो हम वही लिख देते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी। क्या लिखते हैं, तो औसत त्वरण जो एवरेज हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, वह क्या होगा, डेल वी अपॉन लिया गया समय, जो टाइम आ जाएगा हमारे पास। डेल वी के लिए क्या है, हम इसको कैसे लिखते हैं, V2 माइनस V1, इसको हम ऐसे लिखते हैं T2 माइनस T1। तो ये से आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो त्वरण है दे रखा है हमें, और क्या क्या दे रखा है उस हिसाब से हम लिखेंगे। हमें समय दे रखा है, और क्या दे रखा है, और हमें मीटर पर सेकंड यानी कि विस्थापन दे रखा है। तो अब जैसे कि दो वेग वाला सूत्र होता है, उस वेग के अंदर होता है v बराबर एक्स अपॉन टी। वी बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन टी। तो हमें क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है और इसकी भी वैल्यू दे रखी है, जबकि हम इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके फिर इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, 10 प्लस 2 5 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2 कोष्टक 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। ऐसे कुछ इस प्रकार के हम इसको करके फिर बाद में इसकी जो टोटल जोड़ बाकी गुणा भाग करके वो कुल आएगा हमारे पास 4 इंटू 18/3 इज इक्वल टू 14 मीटर पर स्क्वायर। तो हमारे पास देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है कैसे आ गया है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो तो आ गया कौन सा, तो हमारे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया कौन सा, तो 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आ गया हमारा 14, यानी कि 14 मिनट 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड क्या आ गया हमारा यहाँ पे औसत त्वरण आ गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बंदूक की एक गोली 200 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के तख्ते में प्रवेश करती है तथा इसके अंदर 4 सेंटीमीटर तक धंस कर रुक जाती है। उसी तख्ते में 9 सेंटीमीटर तक प्रवेश करने के लिए आवश्यक जो वेग होगा वह कितना होगा, कितना होगा यह आपको बताना है। 300 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर
या 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर या 136 या 300 सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर 250 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? तो इसका हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो इसका हम निकालेंगे वेग। तो अगर आपको मालूम है तो आप तो लिखते जाओ और हम भी यहाँ पे इसका वेग निकालने की आपसे कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसका क्या? वेग। तो हमें क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि बंदूक की एक गोली 200 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के तख्ते में प्रवेश करती है। यानी कि हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि v1 दे रखा है, जो वेग दे रखा है, और इसके अंदर कितनी धंसी गई वो दे रखा है, और फिर इसके अंदर और क्या दे रखा है? हमें 9 सेंटीमीटर तक प्रवेश करने के लिए आवश्यक वेग कितना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो अंतिम वेग है और जो प्रारंभिक वेग, उनमें से जो अंतर हमें किसका? दूरी का और किसका? अंतिम वेग का। तो हमारे पास जो समीकरण बनता है वह क्या बनता है? तो न्यूटन के दूसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as होगा। जबकि यहाँ पे जो v स्क्वायर हमारा, जब यह गोली जब स्टार्ट होगी तब वो गोली का जो वेग होगा वह तब तो 0 होगा, लेकिन जब वह यू स्क्वायर वेग से गतिशील करेगी तो यहाँ पे हम किसको कैसे निकालेंगे? तो हम इसको ऐसे निकालेंगे कि 2as। अब हमको यू स्क्वायर और एस के अंदर संबंध देखना है। तो हम देखेंगे क्या? u1 का होल स्क्वायर अपॉन u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। क्या देखेंगे? s1 अपॉन s2। अब हमारे पास जहाँ पे जो वेग है उसको हम यहाँ पे इसके जो दे रखी है हमें दूरी, तो हम इस दूरी के अंदर इसको ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे s1 अपॉन s2 इसकी जो हमारे पास वैल्यू है जो 1/2 है उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हमें दे क्या रखा है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि u1 u2 अपॉन u2। क्या देगा? u2 बराबर लिखना है आपको। क्या लिखना है? u2 बराबर, हमें u2 बराबर क्या दे रखा है? u1 कितनी दे रखी है? तो u1 यानी कि 200 सेंटीमीटर की कह रहा है, कितनी? तो 200 सेंटीमीटर की हमें बोल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे दे रखा है u2 की जो हमारे पास जो वैल्यू है वह है 200। तो हम यहाँ पे जो लिख लेंगे u1, और यहाँ से हम u1 निकालेंगे। तो u1 निकालने के लिए हमें जो हमें s1 और s2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? तो वह 9 और 4 है। कितनी? 9 4 का जो वर्ग होगा वह कितना होगा? तो वह 3/2 होगा। तो हम जब ये बराबर होगी तो हम इसको भी इसके साथ क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम u1 की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वह क्या होगी? 3/200 इंटू 3/2। 200 इंटू 3/2 यानी 200 से 100 कैंसिल हो गया। फिर बाद में जो हमारे पास जो संख्या बची वो कितनी बची? 300 मीटर पर सेकंड, या 300 सेंटीमीटर में हो गया तो 300 सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर बचा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो हमारा 300 सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ पे हमारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया इसी क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या आ गया? तो 300 सेंटीमीटर पर सेकंड आया है। तो हमने क्या देखा? तो हमने जो द्वितीय क्या है, एक तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। हमें अंतिम वेग दे रखा है, यानी कि बंदूक की एक गोली 200 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के तख्ते में प्रवेश करती है। तो ये हमारा दे रखा है u1, या आप मान लो u2 दे रखा है। u1 तो यहाँ पे हमें निकालना है, और हमें किसके अंदर संबंध देखना है? तो s के साथ, यानी कि उसके अंदर कितनी धंसी, यानी कि उसकी दूरी दे रखी है हमें। तो दूरी है हमारे पास कितनी? s1 और s2। s1 के लिए हम मान लेंगे 4 को, और s1 को मान लेंगे हम, ये कुछ भी मान सकते हैं हम उल्टा सुल्टा, क्योंकि ये u1 अपन u2 और ये दोनों समानुपात में है, इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर बाद के अंदर हमें u2 मान लेंगे 200, और जो s1 s2 का जो वर्ग होगा इनका 9/4 का जो क्या होगा? अंडरूट होगा, तब अंडरूट में निकलेगी ये संख्या 3/2। और जब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा जो आएगा मीटर पर सेकंड, 300 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा एकदम सटीक यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, एक चोर सीधी सड़क पर 9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान जीप में सवार होकर भाग रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार एक पुलिसकर्मी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है। यदि जीप तथा मोटरसाइकिल के बीच प्रारंभिक जो दूरी हमें डिस्टेंस है वह कितनी 100 सेंटीमीटर यानी 100 मीटर सॉरी कितनी है, तो 100 मीटर हमें दे रखी है। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में यानी कि जो पुलिस है वो चोर को पकड़ने में कितना समय लगाएगा, तो हमें यहाँ पे पूछा है क्या टाइम। तो आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप उसके समीकरण से इसको याद यानी कि ज्ञात कर सकते हो, किसको, इससे समीकरण से चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब हम निकालेंगे क्या पे, यहाँ पे कितना समय लगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमें दूरी कितनी दे रखी है, हमें तो सिर्फ V1 और V2 दे रखा है। अब हम देखते हैं क्या है, तो हम देखते हैं, देखो पहले आपको इससे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सीधी सड़क पर, सड़क सीधी है, 9 सेंटीमीटर की चाल से गतिमान जीप में सवार होकर भाग रहा है कौन, चोर। तो 9 मीटर पर सेकंड की वेग से वो भाग रहा है और उसी के पीछे 10 मीटर पर सेकंड की चाल से कौन भाग रहा है, तो पुलिसकर्मी उसके पीछे भाग रहा है। तो हमें को यहाँ पे जो क्या निकालनी है, हमको उसका समय निकालना है। तो V2 माइनस V1 यानी कि हमारे पास जो क्या दे रखी है, अंतर आएगा, इसका अंतर निकालेंगे कैसे, यानी कि 10 माइनस ये V1 आ गई ये और ये आ जाएगी V2, तो 10 माइनस का 9, तो 10 माइनस में 9 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड लगेगा किसको, चोर को, पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये आपेक्षिक वेग होता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लिया गया जो समय होता है वह कितना होता है, तो वह 1 सेंटीमीटर। कितना, तो 1 सेंटीमीटर होगा, नहीं, कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज़ गलती कर दी। क्या कर दी गलती, अभी कहता हूँ आपको वो गलती क्या है हमारी। तो हमने निकाला क्या है, पहले ये देखो, हमने इसका आपेक्षिक वेग निकाला, क्या, V एवरेज निकाला, V एवरेज। तो V एवरेज हमारे पास कितना है, एक आया, 1 मीटर पर सेकेंड, ये समय नहीं है, हम ऑप्शन के थ्रू देख रहे हैं, ये समय नहीं है। अब है चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लिया गया जो समय है वह कितना लगेगा। तो हमारे पास तो ये आ गई टोटल चाल, तो क्या आ गई, चाल आ गई। तो हम अब निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय से सूत्र से, हमारे पास चाल आ गई। अब ये चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र होता है S बराबर D/T। तो हमारे पास T निकालना है, तो T इज इक्वल टू हमारे पास S कितना दे देगा, 1 मीटर पर सेकंड, और जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वह हमें 100 मीटर दे रखी है। तो हम यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड और ये हमें मीटर में दे रखी है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, और यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा, 100 सेकंड। तो ये हमने क्या निकाला था, ये V एवरेज निकाला था। क्या निकाला था, V एवरेज। जब कोई दो समान दिशा के अंदर जाते हैं तो उनकी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है, यानी कि उनका अंतर ही उनका V एवरेज होता है, औसत चाल निकलती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पुलिस को चोर को पकड़ने में 100 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा, 100 सेकंड का समय लगेगा। अब हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है कि एक कार एक सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी कार B उसके पीछे यानी उसका पीछा कर रही है। जब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर है, तब कार B 20 किलोमीटर पर स्क्वायर की दर से मंदित हो जाती है। कितने समय पश्चात B A को पीछे या पकड़ लेगा, A को पकड़ लेगी, कौन सी, तो A।
तो इसमें हमने क्या निकालना है, तो हमें इसके अंदर निकालना है कार बी का कार ए को टी सेकेंड पश्चात पकड़ेगी। कैसे, तो हम वो अभी निकालते हैं। जैसे कि उनकी जो चाल है वो क्या है, तो एक समान चाल से चल रही है, एक उसका पीछा कर रही है और इसकी विपरीत जा रही है। तो हमारे पास देख क्या करेगा 60 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी दूरी दे रखी है वो है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं इसका टाइम, तो वो निकालेंगे कैसे अभी देखते हैं। तो हमारे पास लिखना हमें किसे, तो 60 टाइम दे रखा है 60 टी, फिर आ जाएगा प्लस 2.5 इज इक्वल टू 17 टी माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू के यहाँ पे लिख इंटू टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो समय आएगा वह कितना आएगा, जो आपके पास जो टाइम आएगा ए को, कार बी को ए पकड़ने में जो टी समय हम पश्चात हम मान सकते हैं ऐसा टी समय, तो उसको लगेगा कितना, तो उससे लगेगा 1.5 घंटा यानी कि आधा घंटा, यानी कि 1/2 हावर। 1/2 हावर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। किसको, इसको आप जब सॉल्व करोगे तब यह इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आया कैसे। हम यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि जब कार है ना ए, जो कार है ना बी, कार ए को टी सेकेंड पश्चात पकड़ती है, तब हम ऐसे में मान सकते हैं। तो हमारे मानने में हमारा क्या जाता है, तो हमारे टी जो 60 किलोमीटर पर हावर दे रखा है, मतलब हर एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर, यानी कि हर एक किलोमीटर के अंदर किलोमीटर और 60 एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की एक समान चाल से चलता है। तो हम सोचते हैं कि 60 टी से हम इसको मान सकते हैं टी सेकेंड में पश्चात पकड़ती है। और जो हमारी दूरी दे रखी है उस उन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, किनकी, एक के और बी के बीच की जो हमें जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 2.5 है। तो हम इस दूरी को इसके साथ जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिखेंगे, कितना, 70 माइनस 1/2 करके, फिर बाद में जो हमारे u माइनस 1/2 80 स्क्वायर के हिसाब से, कैसे 80 स्क्वायर जो हमारा समीकरण होता है उसके हिसाब से हम इस करके सोल्व कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की चाल u है, यह दूरी तय करने पर यह चाल दुगनी हो जाती है यदि यह अतिरिक्त दूरी को s, यानी जो अतिरिक्त दूरी s को तय कर, तो इसकी चाल क्या होगी, हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे चाल बतानी है किसकी, s की। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की जो चाल है वह u है, s दूरी तय करने पर यह चाल दुगनी हो जाती है यदि यह अतिरिक्त दूरी s तय कर, तो चाल क्या होगी, √3, यहाँ पे रूट मान लेना इसको, √3u, √5u, √11u या फिर √7u। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जगह छोड़ी है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे। तो आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा पहले समीकरण कौन सा, तो न्यूटन का जो दूसरा समीकरण है, जैसे v² u² प्लस 2as। तो हमें और अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या देखना है, तो एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की जो चाल है वह u है और s दूरी तय करने में चाल दुगनी हो जाती है। अब दुगनी करना है तो इसको एक अलग समीकरण और लिखते हैं। तो दुगनी करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2u² इज इक्वल टू u²। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि यह ऐसे है, तो हम जब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 4u² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और यहाँ पे जो 2as की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 3u²। तो अब क्या देखेंगे हम, s अतिरिक्त दूरी चलने के बाद यदि वेग v हो जाता है, क्या होता है, यदि वेग v हो जाता है तब क्या होगा, तब हो जाएगा कि जब वेग हमारे पास क्या होता था v, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे v² बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर है, तो हमें को यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखना है, किसकी, यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर दे रखा है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे, और किसकी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी वैल्यू। तो इसे समझने के लिए ऐसा क्या नहीं कर सकते क्या, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और देखो समीकरण 1 2 और इसको 3। अब समीकरण 1 बराबर क्या रख लेते हैं 3, यानी कि समीकरण 1 और 3 के अंदर देखो क्या करना है कि इसको वी स्क्वायर दे रखा हमें, तो वी स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको हम बराबर लिख लेते हैं, किसको, समीकरण नंबर 1 यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर क्या लिखना है 2s, यानी कि इसको हम यहाँ पे लिखेंगे यू स्क्वायर, यू है ये यू है, यू स्क्वायर प्लस 4as बराबर यू स्क्वायर प्लस 6u स्क्वायर। फिर जब इसको यहाँ से वहाँ पर यहाँ पे 7u स्क्वायर हो जाएगा, 7u स्क्वायर, और यहाँ पे 4as है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद ये आ जाएगा u बराबर 7√7u। तो ये कैसे कटा, कैसे आया अभी, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आ गया ये। तो मैंने बोला क्या है, मैंने बोला जब s अतिरिक्त दूरी तय करने के बाद क्या, एक सेकेंड ये क्या हो गया, जब जो s है वह अतिरिक्त दूरी चलने के बाद यदि वेग v हो जाता है, यहाँ पे मैंने बताया ना वेग v हो जाता है, तो हमारे पास जो समीकरण 3 में देखो जो यू स्क्वायर प्लस 2s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस 4s है, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2s है, तो वहाँ पे हम क्या ये नहीं लिख सकते वी स्क्वायर, तो हमारे पास जो यहाँ पे जो आएगा वी स्क्वायर आएगा, कहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जब किया था क्या किया, हमने जब इसे ऐसे लिखा, देखो यहाँ यू किया था तो यहाँ पे हम वी लिख सकते हैं, तो ये वी बराबर यू के अंदर आएगा। अब आया कैसे, शुरू के अंदर मैं बताता हूँ, पहले क्या करना है आपको, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा मैं बोला है, क्वेश्चन में बोला है इसको दोगुना किया जाता है, तो इसे हम दोगुना कर देते हैं वेग को, फिर दोगुना करने के बाद जो यू स्क्वायर प्लस 2s की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं ये समीकरण होता है, फिर जब इसका हम वर्क करेंगे तो 4u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2s, इसको आपको मालूम है हल करने के बाद क्या हो जाएगा 2as और 3u स्क्वायर, ये हो गया। फिर हम यहाँ पे जो s की जो वैल्यू है मैंने क्या कहा, अधिक वेग से चलता है, तो यहाँ पे ये 2a और उस हो जाएगा किससे 2s से, दो गुना चाल से हो जाएगा, तो यहाँ जो होगा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 होने के बाद जब मैंने यहाँ पे इसको समीकरण 1 और 3 को क्या किया, बराबर किया, समीकरण नंबर 1 और 3 को, तो यहाँ पे हमने इसको बराबर कर दिया, यू स्क्वायर प्लस 4s 2s हो गया, फिर बच्चा क्या हमारे पास, तो 2 वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमारे पास जो यहाँ पे 6 हो गया, ये 6, और फिर आगे भेज दिया इसको, इधर आने के बाद ये हो गया प्लस में, और प्लस होने के बाद ये 7 हो गया, 7u स्क्वायर, और फिर वी हमें कार निकालना है, वेग निकालना है, तो वेग निकालने के बाद 7√7v आ गया, क्या गया √7u आ गया। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी होगा, क्या होगा डी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की जो चाल है वह u है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी चाल को क्या करना, दुगुना करना है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है चाल को दुगुनी हो जाती है यदि यह अतिरिक्त दूरी क्या करता है s तय करते, तो चाल v हमें निकालनी है, चाल v वही हमने निकाली है अतिरिक्त दूरी जब ये तय करता है, तो हम ऐसे ही इसको निकाल दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है, तो इसको पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 को, 100 मीटर क्या है कि 100 मीटर तथा 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों के अनुदिश परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान है। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो चाल है 10 मीटर पर सेकेंड है। यदि इनके त्वरण क्रमशः
ये होंगे तो एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, घर से होमवर्क करना है। ये अगर आपका SW दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, SW अपने आप से सोल्व करो। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कल परसों बताऊँगी की कोशिश करूँगा। इसमें क्या दे रखा है कि यदि एक वस्तु विराम से प्रारंभ होकर एक समान त्वरण से चलती है, यदि n सेकेंड पश्चात इसका वेग v हो तो अंतिम 2 सेकेंड में इसका जो विस्थापन है वह क्या होगा। तो इसको जब आप डिराइव करोगे तो ये बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, तो इसको हम शॉर्टकट आपको याद बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 2v(n-1/n) ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि एक कण x के अनुदिश v0 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कण का मंदन मूल बिंदु से इसकी दूरी के वर्ग के समानुपाती किस दूरी पर कण रुक जाएगा। रूट v0 3μ0/2 अल्फा, रूट यानी कि 1/3 3μ0 2 अल्फा, या फिर रूट 3μ0। तो इनमें से किसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अब आप बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन का। तो हमें इसको डिराइव करना है, वर्ग के समानुपाती जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है उसे वैसे हमको यहाँ पे लिखना है। क्या बोला है कि x के अनुदिश v0 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है कण का मंदन। तो हम पहले ही निकालते हैं मंदन। मंदन के लिए हमारे पास तो हम जानते हैं त्वरण। त्वरण कैसे आता है, त्वरण आता है वेग का अवकलन करने पर dv/dt। क्या होता है dv/dt। और ये कैसे आता है, जब हम dv/ क्या करते हैं dx इंटू dx/dt। तो ये आ गया हमारे पास ऐसे। फिर हम जब इसको सोल्व करेंगे समीकरण को तो हमारे पास आएगा v dv/dx बराबर -ax²। यह आ गया हमारे पास मंदन। अब हमें क्या करना है, v0 से 0 तक यानी v dv इज इक्वल टू आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू कर दिया, फिर जो dx की वैल्यू है dx के पास भेज देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद मतलब कि -1 का बाहर आ जाएगा 0 से s तक। कितना, s तक। इसको हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट के अंदर फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3μ0 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा का 1/3। तो ये हमारी किस के अंदर है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सटीक एकदम राइट आंसर होगा। अब आपको ये वाला झंझट समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे लिख दिया। तो हम विस्थापन है हमारे पास x विस्थापन, dv/dt को हम क्या लिखते हैं, तो त्वरण लिखते हैं। हम वेग को लिखते हैं। अब वेग को कैसे लिखेंगे, तो वेग को लिखते हैं हम कैसे, dx यानी कि 1/t इंटू हम dx/dt किसको लिखते, त्वरण को यानी कि विस्थापन को लिखते हैं। जब हम विस्थापन को नीचे लिखेंगे तो विस्थापन हमारे पास नीचे 2 बार आने के बाद x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उधर जाके मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वह हम इसका फिर अवकलन समाकलन कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आ गया बी। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर v वेग से, यहाँ पे v कर लेना, v वेग से फेंकी जाती है तथा कुछ समय बाद वह उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। कुल उड़ान काल, ये उड्डयन काल का जो टाइम है यानी कि समय है, समय पूछ रहा है, समय में इसका औसत वेग औसत चाल क्या होगी। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो औसत चाल होती है वो मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए क्या देखेंगे हम, औसत जो चाल होती है औसत चाल, हम यहाँ पे औसत चाल देखेंगे।
औसत चाल इज इक्वल टू 2, जो हाइट मैक्सिमम होती है 2h मैक्सिमम और 2u अपॉन जी। इस प्रकार की औसत चाल आ जाएगी। फिर यहाँ से v एवरेज आएगा, क्या आएगा 2u स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 2u अपॉन जी। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे क्या आएगा, v एवरेज क्या आएगा हमारे पास v अपॉन 2 क्या होगा, तो v अपॉन क्या आएगा 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे एक तो वे एवरेज है हमारे v, औसत वेग तो हमारा यहाँ पे आएगा 0, जबकि औसत चाल आ गई हमारी v/2। तो हमारा जो औसत वेग है, पहले औसत वेग निकालेंगे तो v इज इक्वल टू 0 और जो औसत चाल है वह आ गई u अपॉन या v अपॉन 2, ये ऐसे आ गई। अब कैसे आ गई, यह क्वेश्चन को पूरा डिराइव करने के बाद समझ में आता है। जैसे हम जानते क्या है, जो चाल होती है वो 2h मैक्सिमम कैसे हो गया, 2u अपॉन जी कैसे हो गया, ये g से g कैसे कैंसिल हो गया, फिर ये 2 ऊपर गया, फिर u से u कैंसिल हो गया। ऐसे करके पूरा सोल्व करना है इसको और फिर देखते जाओ। देखो कैसे कि देख हमारे पास क्या है 2u स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 2u अपॉन जी, यानी कि g से g कैंसिल और फिर क्या बचा यहाँ पे 2u ये गया, फिर नीचे बच गया 2 और ऊपर एक u से एक u कैंसिल। तो ये इससे हमारा गया है u, यानी कि u नहीं है ये v भी मान सकते हो आप, इसे u भी मान सकते हो या v कुछ भी मान सकते हो। v चाल के निकालना है तो हमें औसत चाल औसत वेग निकालना है। तो वैसे हमारे यहाँ पास यहाँ पे औसत वेग आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगी v अपॉन 2 आ जाएगी, हमारी औसत चाल आ जाएगी। क्या आएगी, तो औसत चाल आएगी हमारी v अपॉन 2 और जो वेग है वो औसत वेग वो आ जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पे बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम क्या देखते हैं, यह हमारा क्या है प्रक्षेपीय वेग है, प्रक्षेपीय वेग से हम ज्ञात करते हैं। अब क्या आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक पत्थर h ऊंचाई से गिराया जाता है, उसी समय एक अन्य पत्थर जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है जो h ऊंचाई तक पहुंचता है। दोनों पत्थर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है। तो हमें यहाँ पे पूछा टाइम, क्या पूछा है, तो हमें यहाँ पे पूछा टाइम के बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, वो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, थोड़ा लॉन्ग है। इसको डिराइव करने के समय क्या हमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, और अगर इतना टाइम है आपके पास तो आप इसे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर करके। और फिर मैं जब आपको ये नहीं आई, अगर आप क्लास देखते हो तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन को करूँ या ना करूँ, तो हमें ज़रूर बताना, फिर हमें इस क्वेश्चन को आपको करा दूंगा यहाँ पे ही। अब हमारा क्वेश्चन 18 ऐसे 19, चलो 18 तक हमारा क्वेश्चन है। जो दो वस्तुएं किसी मीनार से समान चाल v से फेंकी जाती है, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ऊर्ध्वाधर नीचे t समय के वैसे दोनों वस्तुओं के बीच की कुल दूरी। तो ऐसे हमें दे रखा है, तो उनकी दूरी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे तो वो भी हम देखते हैं अभी। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, दो वस्तुएं किसी मीनार से समान चाल समान है v से फेंकी जाती है, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा एक अन्य ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। जब हम किसी वस्तु को चाल यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारे पास जो ऊंचाई आती है वो h1 हमारे पास क्या होती है, तो वो होती है म्यू नॉट t माइनस 1 अपॉन टी का 80 का होल स्क्वायर। और जब किसी वस्तु नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर यानी नीचे की ओर आती है तो हमारे पास जो S2 की जो वैल्यू होती है वो V0 प्लस 1/2 80 स्क्वायर ये होती है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी चालें हैं जो हमारी ऊंचाई है उनको हम योग करेंगे, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर क्या होगा, तो हमारे पास जो इसका जो राइट आंसर है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने के बाद यानी कि ये तो प्लस के अंदर है इसलिए ये 2V0t हो जाएगी, ये प्लस माइनस के अंदर है इसलिए दोनों ही कट जाएगी। कटने के बाद हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा 2V0t। ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक राइट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर
18 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2v0t, यानी 2v0 ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। किसका? तो क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आपने आज की पूरी क्लास देख ली। पूरी क्लास देखने के बाद हमें ज़रूर बताएं कैसी लगी आज की शानदार सी क्लास। हमारी फिजिक्स की 2 नंबर यानी कि दूसरी क्लास रही आज की, जिसके अंदर हमने एक विमीय गति के बारे में चर्चा की है। अब कल हम देखेंगे द्विविमीय गति के बारे में। हो सकता है तो मैं आपको ये क्लास है पूरी अपलोड कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के 10 दिन और बचे हैं। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेने का। जो भाई मेरी क्लास देख रहा है उसको मेरी तरफ से नो टेंशन रहो, बस क्लास है शानदार देखते हो। क्लास कैसे लगी हमें ज़रूर बताना, और हमें लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब भी करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। हमें ज़रूर ये बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर एंड। अब मिलते हैं कल द्विविमीय गति एक और शानदार सी क्लास के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।